नमस्कार। इस समय आप देख रहे हैं डीडी हिमाचल। मैं हूं विजय चौधरी। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे एक स्पेशल योजना के बारे में जो कि हमारे दर्शकों के लिए काफ़ी अच्छी योजना है। आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं वो है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के बारे में। ये योजना क्या है, कब शुरू हुई, क्यों शुरू हुई, इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, इस बारे में आज हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। और इस चर्चा में जो हमारे साथ आज एक्सपर्ट्स हैं, स्पेशली बिलासपुर से आए हैं, हमारे साथ जो एक्सपर्ट हैं आप हैं श्रीमती चंचल ठाकुर जी, जो कि असिस्टेंट डायरेक्टर हैं, डायरेक्टोरेट ऑफ फिशरीज बिलासपुर में ये कार्यरत हैं। आज हम इनसे इस विषय पर विस्तार से बातचीत करेंगे। तो चंचल जी, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है और हम आशा करते हैं कि हमारे दर्शक कार्यक्रम में आज आप जो भी जानकारी देंगे उसका भरपूर वो फ़ायदा उठाने वाले हैं। श्योर। तो आपको ये भी बता दें, खासकर हम अपने दर्शकों को, कि हमारा ये लाइव फ़ोन इन कार्यक्रम है। यदि आज के विषय पर यदि आप कोई भी जानकारी चाहते हैं या आपके मन में कोई समस्या है तो आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। फ़ोन नंबर आप कृपया नोट कर लें। हमारे जो फ़ोन नंबर है वो है 28000177 और दूसरा नंबर है 28000178, यानी कि 2800-177 और 2800-178। आपकी टीवी स्क्रीन पर हमारे जो फ़ोन नंबर है वो फ्लैश हो रहे हैं और जो शिमला का एसटीडी कोड है वो 0177 आप देख सकते हैं। लेकिन जब भी आप हमें फ़ोन करें कृपया अपने जो टीवी सेट की वॉल्यूम है उसे बंद कर दें। उसके बाद अपना प्रश्न रखें। आपको आपका जो आंसर है वो एक्सपर्ट से ज़रूर मिलेगा। तो इससे पहले कि आपकी जो फ़ोन कॉल्स हैं, आपकी जो समस्याएं हैं, जो आपकी कुछ भी आपके मन में शंका हैं आप हमसे पूछें, तो हम आज की एक्सपर्ट चंचल जी आपसे ये जानना चाहेंगे, हमारे दर्शकों को ये बताएं, ये जो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना है ये क्या है, ये कब शुरू हुई, इसका क्या उद्देश्य है? प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना जो है हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने इसी वर्ष यानी कि 2020-21 से आरंभ की है और हमारे प्रदेश में भी यह योजना लागू की जा रही है। ये मई में शुरू हुई है शायद। हाँ जी, मई। जी जी जी। हाँ जी। तो इसका उद्देश्य क्या है? इस योजना का उद्देश्य है कि हम अपने देश को, प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाएं। जैसे कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का नारा है आत्मनिर्भर भारत बनाना, और इसी आत्मनिर्भर भारत जो मिशन है उसी का एक भाग है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। जैसे कि हम सभी जानते हैं हाल ही में कोविड-19 के कारण बहुत सारे लोगों ने माइग्रेट किया है, अपने घरों की वापसी की है और बहुत सारे लोगों के रोज़गार भी चले गए। तो माननीय प्रधानमंत्री जी का यही विज़न है कि लोग जो है मत्स्य पालन जैसा जो एक ज़मीनी स्तर का एक रोज़गार है उससे जुड़ें और अपने जो रोज़गार संबंधी समस्याएं हैं उनका निदान उनका हो सके इस योजना के अंतर्गत। ये बहुत अच्छी योजना आपने कहा है कि ज़मीनी स्तर से ये जुड़ी हुई योजना है, लेकिन हर एक आदमी, जैसे हम आम दूसरी फसलों को बीजते हैं इस तरह से हम इसको नहीं कर सकते हैं। इसके लिए एक स्पेशल, आपको पता है कि पॉन्ड चाहिए होगा या फिर दूसरी चीज़ें चाहिए होंगी। तो वो सब चीज़ें क्या है, किस तरह से आम आदमी इसमें जा सकता है, कितना पॉन्ड चाहिए होगा, कहाँ से बीज मिलेगा, थोड़ा सा विस्तार से हमारे दर्शकों को बताएं आप। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में बहुत सारी सब कंपोनेंट्स हैं। जैसे कि जो दो मेन कंपोनेंट्स है वो हैं सेंट्रल सेक्टर स्कीम और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड का मतलब है केंद्रीय प्रायोजित, यानी कि इसमें केंद्र कुछ भाग देता है आपकी वित्तीय सहायता का, और केंद्रीय जो क्षेत्र की स्कीम है उसमें कंप्लीट आपका केंद्र का ही वित्तीय सहायता रहती है, 100% सेंटर सेक्टर स्कीम रहती है। लेकिन जो लाभार्थी जिनको हम लाभार्थियों को देते हैं वो रहती हैं केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं, और इसमें रहता है आपका तालाब निर्माण है, आपके आहार संयंत्र यानी कि जिनको हम फीड मिल्स बोलते हैं उनका निर्माण हो गया, आइस प्लांट आपने अगर निर्मित करवाने हैं, और यदि आप इवन अगर आप गाड़ी ख़रीदना चाहते हैं जिसमें कि आप मछली का यू कैन ट्रांसपोर्ट फिश फ्रॉम वन प्लेस टू अदर, इस तरह की भी आप योजनाओं का इसमें लाभ उठा सकते हैं। फिर इस बार हम पहली बार हिमाचल में बायोफ्लॉक तकनीक व RAS यानी कि रिसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम, ये दो नई तकनीक्स लाने जा रहे हैं हम पहली बार हिमाचल में। इन तकनीकों का क्या विशेषता है कि इनमें बहुत ही कम आपकी ज़मीन यानी कि जो लैंड अवेलेबिलिटी है वो बहुत ही कम रिक्वायर्ड है, और दूसरा वाटर रिक्वायरमेंट यानी कि पानी जो है वो भी बहुत कम आपको चाहिए होता है।
जबकि आप अगर कन्वेंशनल यानी कि जिस तरह से आप कन्वेंशनली फिशरीज़ को देखें तो आपको हेक्टेयर्स में, यानी कि हेक्टेयर मतलब लगभग 12.5 बीघा ज़मीन का टुकड़ा बहुत बड़ा होता है। हिमाचल में इतना बड़ा टुकड़ा बहुत नहीं मिल पाता। अगर मिलता है तो जैसे 2-3 ही ज़िले हैं, आपका ऊना हो गया, सोलन हो गया, कांगड़ा के इंदौरा वगैरह बेल्ट हैं, इनमें तो आपको मिल जाते हैं फिर भी इतने लैंड होल्डिंग्स। लेकिन अगर आप थोड़े हायर ऑल्टीट्यूड्स पे जाएंगे तो वहाँ पर आपको इतनी बड़े ज़मीन के टुकड़े नहीं मिलते। तो वहाँ पर आपको फ़ायदा होगा कि आप छोटी कम जगह में, यानी कि 500 या 1000 स्क्वायर मीटर के भी एरिया में आप मत्स्य पालन शुरू कर सकते हैं। और अगर आपके पास वाटर सोर्स बहुत बड़ा नहीं है, कि बड़ी नदी आपके पास नहीं है, बड़ा नाला नहीं है, तो कम वाटर स्प्रिंग सोर्स भी है, छोटा अगर आपका जल स्रोत है तो उसमें भी आप मत्स्य पालन इसमें कर सकते हैं इन 2 तकनीकों द्वारा। अच्छा चल जी, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को आप ये भी बताएं, ये जो मत्स्य पालन योजना है, संपदा योजना है, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना जो है, इसमें एक लेमैन की, आम आदमी की अगर हम लैंग्वेज में हम बात करें, इसमें कितना प्रतिशत सरकार की ओर से मिलेगा, कितना हमें अपने आप में इसमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा? जितनी भी लाभार्थी उन्मुख योजनाएं हैं, यानी कि बेनिफिशियरी ओरिएंटेड जितनी भी इसमें स्कीम्स हैं, उन सब में एक रेशो फिक्स की है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कि हाउ मच गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल कंट्रीब्यूट, हाउ मच स्टेट गवर्नमेंट या कितना जो है बेनिफिशियरी कंट्रीब्यूट करेगा। लेकिन बेनिफिशियरी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो जनरल कैटेगरी के जो बेनिफिशियरीज हैं, यानी कि मेल्स जो हैं, पुरुष जो हैं, पुरुष वर्ग को मिलेगा जनरल कैटेगरी के 40%, इनकी 40% लागत का है। फॉर एग्जांपल अगर 1 लाख रुपए अगर इकाई लागत है किसी भी योजना की, तो 40,000 रुपये उसको वित्तीय सहायता मिलेगी, सरकार की ओर से मिलेगी, और 60,000 उसको अपनी तरफ से उसमें लगाना पड़ेगा। और इसके अतिरिक्त यदि आप महिला हैं, महिला किसी भी वर्ग की हो सकती है, सामान्य, अनुसूचित जाति या जनजाति, उन सभी को 60% आपको वित्तीय सहायता मिलेगी। इसके अलावा अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग सभी के लिए 60% हैं वित्तीय सहायता जो है। बाकी 40% जो है वो लाभार्थी को अपनी तरफ से लगाना पड़ेगा। चलिए, आपने बहुत अच्छी बात बताई है कि इसमें 40% और लेडीज़ के लिए अलग अलग से। हाँ जी। अब मान लीजिए मुझे ये काम शुरू करना है, ये उसके लिए कुछ एक पहले मुझे एक प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा, मुझे बतानी पड़ेगी कि मेरे पास ये ज़मीन है, जब मुझे इस एरिया में ज़मीन बहुत यहाँ पे मैंने शुरू करना है, तो वो मुझे जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट है मुझे कहाँ पर वो देनी पड़ेगी, कौन उस प्रोजेक्ट रिपोर्ट को बनाएगा, उसके लिए किस तरह के कागज़ पत्र की ज़रूरत होती है, वो थोड़ा सा हमारे दर्शकों को आप बताएं। बिल्कुल, ये सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि ठीक है, हमें योजना तो पता चल गई है और हमें पता भी है कि हमें हेल्प भी मिलने वाली है, फाइनेंशियली भी, टेक्निकली भी, लेकिन हेल्प लेनी कहाँ से है, कौन और करेगा, उसकी प्रक्रिया क्या है। इसके लिए हमने अपनी वेबसाइट है डिपार्टमेंट की www.hpfisheries.nic.in, आप डायरेक्टली इस वेबसाइट पे भी जा सकते हो। अगर नहीं जा पा रहे हैं तो आप हिमाचल की ऑफिशियल वेबसाइट पे डिपार्टमेंट्स के थ्रू भी इस वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हो। इस वेबसाइट में आपको जन अधिकार पुस्तिका नामक एक लिंक मिलेगा जिसमें स्कीम्स के अंडर, जिसमें आपको पूरी जानकारी दी गई है कि योजना का क्या नाम है, उसका उद्देश्य क्या है, उसकी आपकी पात्रता क्या है, यानी कि आपके पास क्या क्या होना चाहिए कि आप पात्र हो जाएं इस योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता के लिए। फिर वांछित दस्तावेज़ क्या हैं, जैसे मैं एग्जांपल देके बताना चाहूँगी कि सपोज़ आपने बायोफ्लॉक तकनीक के द्वारा मत्स्य पालन आरंभ करना है, तो आपको बताया जाएगा कि इस तकनीक की इकाई लागत क्या है। मान लो कि 1 लाख रुपए है अगर एग्जांपल है, तो आपको वित्तीय सहायता क्या मिलेगी। अगर आप सामान्य जाति वर्ग के पुरुष हैं तो आपको 40,000 रुपये मिलेगी। यदि आप महिला या अनुसूचित जाति या जनजाति से संबंध रखते हैं तो आपको 60,000 रुपये वित्तीय सहायता मिलेगी। और उसके बाद आपकी पात्रता क्या है, पात्रता यानी कि आपके पास अपनी ज़मीन होनी चाहिए। यदि आपके पास खुद की ज़मीन नहीं है तो आप लीज़ पे भी ली हुई ज़मीन के ऊपर मत्स्य पालन कर सकते हैं। लीज़ की अवधि अलग अलग परियोजनाओं के लिए अलग अलग रहती है। न्यूनतम 7 वर्ष की लीज़ अवश्य होनी चाहिए। जैसे बायोफ्लॉक तकनीक है, इसके लिए 10 वर्ष की जो आपकी अवधि होना अनिवार्य है। तो अलग अलग योजना के लिए अलग अलग अवधि लीज़ की होना अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त आपको अपने सारे ID प्रूफ, यानी कि आधार कार्ड है आपका पैन कार्ड है, यदि पैन कार्ड नहीं भी है तो आपका आधार कार्ड है, आपका मोबाइल आधार से लिंक हुआ हुआ, आपका बैंक खाता आधार से लिंक हुआ हुआ, और
बाकी इसमें एक हमारा फॉर्म ए होता है, यानी कि फॉर्म क भी बोलते हैं उसको हिंदी में, जो आपको भरकर अपनी पूरी डिटेल देनी होती है कि आपके पास कितनी ज़मीन है और कहाँ पर है, और उसको आपको पटवारी व तहसीलदार से काउंटर साइन करवा के हमें देना होता है, जिसमें आपकी ज़मीन का पूरा ब्यौरा रहता है। यदि आप अनुसूचित जाति या जनजाति से संबंध रखते हैं तो आपको जाति प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना रहता है। थोड़ा सा मुझे ये भी बताएं कि जो आप बायोफ्लॉक तकनीक के बारे में बात करें, ये टेक्निक क्या होती है? बायोफ्लॉक तकनीक क्या रहती है? ये बायोफ्लॉक, बायो मीन्स जैविक, यानी कि समथिंग रिलेटेड टू लिविंग बींग्स, यानी कि किसी जीव से रिलेटेड है, और फ्लॉक मीन्स उसका पॉपुलेशन, फौना। तो जो बायोफ्लॉक है वो इन दो शब्दों से बना है। दो चीजें होती है, पॉन्ड्स एंड बायोफ्लॉक। हाँ जी, बायोफ्लॉक इज ऑल्सो फिशरीज टेक्निक, ये भी एक मत्स्य पालन ही है, लेकिन बायोफ्लॉक आप तालाबों में भी कर सकते हो। लेकिन जो ज़्यादा प्रचलित है वो है टैंकों में करना। वो जो टैंक है वो आपके पीवीसी के टैंक्स या इवन स्टील के टैंक से, कोई भी आप टैंक्स यूज़ कर सकते हो, फाइबर टैंक्स हो सकते हैं, गोल, यूजुअली गोल आकार के रहते हैं, सर्कुलर टैंक्स हम यूज़ करते हैं। इसमें हम लोग जैसे जैगरी गुड़ हो गया, मोलासिस हो गया, और एक बैक्टीरिया, जैसे हम प्रोबायोटिक्स अपने खाने में यूज़ करते हैं ना, जैसे एग्जांपल हम लेते हैं, दही एक प्रोबायोटिक्स का एग्जांपल है बिल्कुल लेमैन की भाषा में। वैसे ही एक प्रोबायोटिक्स आते हैं बैक्टीरियल कीटाणुओं वाले, जिनको हम यूज़ करते हैं, और वो बैक्टीरिया हमारे फ्रेंडली यानी कि दोस्त वाले बैक्टीरिया हैं, जो मछली आप जब पाल रहे हो उन टैंकों में, उनका जो मल मूत्र है उसी को, या बची खुची जो अगर हम फीड यूज़ कर रहे हैं उसी को वो कन्वर्ट कर देते हैं अच्छी वाली फीड में, और उसको फिर फिश खाती है। तो इससे आपकी फीड की लागत बहुत कम हो जाती है बायोफ्लॉक तकनीक में। और दूसरा, इसमें आपका पानी की लागत बहुत कम रहती है, तो इस कारण ये तकनीक बहुत ज़्यादा लाभदायक, और इसके जल क्षेत्र बहुत कम रहता है, इंटेंसिव कल्चर है ये। आपकी स्टॉकिंग डेंसिटी, यानी कि आप प्रति वर्ग मीटर में कितनी मछली रख सकते हो, वो बहुत ज़्यादा रहती है। देखिए चंचल मैडम, हम बात कर रहे हैं मत्स्य संपदा योजना के बारे में, तो मान लीजिए आपने इस योजना को सुन लिया, देख लिया, उसके बाद आपके पास हमने अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी दे दी, तो ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट कितने दिनों के अंदर, 1 हफ्ता, 2 हफ्ते, 1 महीना, कितने दिनों के अंदर ये आप उसको फाइनल कर देते हो, ताकि जो शख्स पैसा लेने वाला है, ताकि वो दूसरी चीज़ों को भी साथ ही साथ उसका भी कार्यान्वयन कर सके? वो यदि आपने अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर दी है, मान लो आपने मत्स्य अधिकारी या वरिष्ठ मत्स्य अधिकारी या सहायक निदेशक, जो भी आपके पास वहाँ पर अधिकारी मौजूद होंगे, आप उनके पास अपनी एप्लीकेशन सबमिट करते हो, तो इसके आप तक वित्तीय सहायता पहुंचने के बहुत सारे फैक्टर्स रहते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने एप्लीकेशन सबमिट की और आपको विद इन 1 वीक या विद इन 1 मंथ ही आपको सब कुछ मिल जाएगा। इस पे 2 बातों पे डिपेंड करता है। पहला, यदि आपने कार्य आधा आपने निर्माण कार्य कर दिया है, तो आपको प्रथम किश्त आपको जारी कर दी जाएगी, प्रोवाइडेड फंड्स जो हैं वो सेंटर से और स्टेट से आ चुके हैं। नहीं, तो पहले आप ये जाकर नहीं देखते हैं कि जिस भी किसान ने इस योजना के लिए अप्लाई किया है, जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाई है, कौन सी जगह है, वहाँ पर कहाँ से पानी आएगा, या कैसी वहाँ की जलवायु है, बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर देखनी पड़ती हैं। बिल्कुल, जब वो एप्लीकेशन सबमिट करते हैं उससे पहले यूजुअली एक प्रिलिमिनरी एक्सरसाइज भी हो जाती है। हमारे जो फील्ड ऑफिसर्स हैं या जो फील्ड असिस्टेंट्स हैं वो जाते हैं वहाँ पर, सर्वे करते हैं, लैंड का जो क्वालिटी ऑफ सॉइल है और वाटर है उसको टेस्ट करते हैं, देखते हैं, और उसके बाद रिकमेंड करते हैं कि यहाँ पर मत्स्य पालन हो सकता है कि नहीं। लैंड की क्वालिटी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं रहती अगर आप बायोफ्लॉक वगैरह कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर सॉइल, बिल्कुल, लेकिन वाटर क्वालिटी हमेशा इंपॉर्टेंट है। पीएच देखना पड़ेगा, कितना पीएच है, आपका डीओ है, आपकी हर चीज़, उसकी बहुत सारी चीज़ें उसमें पैरामीटर्स देखनी पड़ेंगी। अच्छा, मान लीजिए ये सब चीज़ें हो गई है, उसके बाद बात आती है फिर कि ये जो मछली है, जो उसका बीज है, वो उसे कहाँ से मिलेगा, किस रेट पे मिलेगा, और जिस क्षेत्र में उसे ये सब चीज़ें चलानी है, ये बिजनेस उसको स्टार्ट करना है, क्या उस क्षेत्र की जलवायु के अनुरूप है, वो हैवी है कि नहीं है, कल को वो कहाँ पर जाकर बेचेगा, कहाँ, क्योंकि आगे की चीज़ें भी बहुत सारी है, तो ये सब चीज़ें कहाँ से होती है, कैसे होती है, इसके बारे में जरा बताएं आप। जो मछली का बीज है वो आप हमारे जितने भी डिपार्टमेंटल फार्म्स है, विभागीय जो फार्म हैं, हमारे हिमाचल में दो प्रकार का मत्स्य पालन रहता है। एक कोल्ड वाटर फिशरीज़ हम बोलते हैं जिसको, और एक होता है हमारा ट्रॉपिकल फिशरीज़। कोल्ड वाटर फिशरीज़ यानी कि आपका जो ट्राउट जल क्षेत्र हैं, जहाँ पर बर्फ़ गिरती है, अब जो ऊपरी आपके हिमाचल का क्षेत्र है,
और निचले क्षेत्र में आपके कार्प मछली का पालन रहता है। तो जो ट्राउट वाला है वो आप ट्राउट के जो आपके विभागीय फार्म हैं हमारे, जैसे कि आपका पतलीकुल में हमारा है, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में, धनबाड़ी में, शिमला में है, सांडला में है हमारा, किन्नौर में, मंडी में, बरोट में है, चंबा में, होली में है। इस तरह आप हमारे विभागीय फार्मों से ट्राउट का बीज प्राप्त कर सकते हैं। और जो कार्प का बीज है वो हमारे विभागीय फार्म सभी ज़िलों में है लगभग, जैसे मंडी में अलसू में है, बिलासपुर में घाघस देवली नामक जगह पे है, ऊना में भी देवली गगरेट नामक जगह पर है, नालागढ़ में हमारा फार्म है। तो यहाँ आप कांगड़ा में भी हमारा फार्म है। लगभग प्रदेश के सभी जिलों में लगभग हाँ, है ये। जिस प्रकार की वहाँ मत्स्य पालन होता है उस प्रकार का मत्स्य बीज वहाँ मिल जाता है वहाँ हाँ पर। जी। अच्छा, उसके बाद की जो जानकारी ये रहती है, मान लीजिए किसी ने ये नया इस फील्ड में आया है, बहुत सारे हमारे किसान जो हैं वो काफ़ी वर्षों से इस क्षेत्र के अंदर होंगे, लेकिन जब से ये प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना शुरू हुई है, अब क्योंकि अब 2025 तक किसानों की आय को दोगुना करना है, तो 5 वर्षों का ये कार्यकाल रखा गया। अब आपके पास बहुत सारे किसान लोग इस क्षेत्र में आएंगे, इस योजना के लिए अप्लाई भी करेंगे, तो उनको ट्रेनिंग इत्यादि देने के लिए कोई इस तरह से का प्रावधान रहता है? कहाँ पर रहता है? बिल्कुल, हम प्रशिक्षण तो नियमित तौर पर देते हैं। जो प्रशिक्षण है वो हमारे फार्मों पे ही रहता है, ताकि हम लोग प्रैक्टिकली भी डेमोन्स्ट्रेट करवा सकें। हमारे जो भी मत्स्य पालक जो एग्जिस्टिंग है फार्मर्स, या फिर इवन जो नए जुड़ने वाले हैं हमारे साथ, हम उनको आमंत्रित करते हैं और जो भी उनकी क्वेरीज हैं उनको जो है उनको सॉल्व करते हैं वहाँ पर। इसके अतिरिक्त जितने भी हमारी सक्सेस स्टोरीज हैं, यानी कि कोई हम लोग जब बात करते हैं तो हो सकता है हम लोग थोड़ा टेक्निकल हो जाएं, उतना हम लोग अपने फार्मर्स को अपनी बात ना पहुंचा सके, लेकिन अगर फार्मर्स के साथ फार्मर की ही इंटरेक्शन कराई जाए, ऐसा कोई फार्मर जो ऑलरेडी इस फील्ड में अपनी एक पहचान बना चुका है, एक सक्सेस स्टोरी लिख चुका है, सफलता की कहानी जिसे हम बोलते हैं, तो हम उनको भी आमंत्रित करते हैं कि वह अपने जो एक्सपीरियंसेस हैं वो शेयर करें और बाकी फार्मर्स को या आने वाले नए जो हमसे जुड़ने वाले हैं उनको इंस्पायर करें, मोटिवेट करें। वैसे चंचल मैडम, मैंने अभी बहुत सारे इसमें नेट पे भी देखा, क्योंकि आपको पता है ये सोशल मीडिया का ज़माना है, तो बहुत सारे ऐसे बहुत बड़े बड़े लोग जो इंजीनियर्स भी थे या दूसरे क्षेत्रों में थे, अपना कामकाज छोड़ के वो इस क्षेत्र में आए हैं, उन्होंने इस क्षेत्र में अपना हाथ आजमाया और वो अच्छा खासा इसमें पैसा कमा भी रहे हैं। खासकर कोरोना काल के अंदर उन लोगों ने, क्योंकि उनको लगता है कि ये सबसे बेस्ट है, क्योंकि सरकारी योजना भी है, सरकार पैसा भी दे रही है और इसमें आपको ज़्यादा इसमें कहीं करने की कुछ ज़रूरत भी नहीं है। इसमें कुछ ऐसी कोई टेक्नोलॉजीज़ हैं कि बहुत आपको ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, आपका पढ़ा लिखा होना बहुत ज़रूरी है? ये तो नहीं मैं कहूँगी कि आप बहुत बड़े इंजीनियर हों या फिर बहुत आपकी हाई क्वालिफिकेशन हो, लेकिन हाँ बेसिक थोड़ी एजुकेशन होनी चाहिए, खासकर जब आप नई तकनीक के जैसे कि RS है, बायोफ्लॉक है, इनको थोड़ा समझना चाहिए। बाकी अनुभव के साथ तो आ ही जाता है। जी। हमारे बहुत जो फार्मर्स हैं वो बहुत ज़्यादा एजुकेटेड नहीं, लेकिन कुछ हैं फार्मर्स जो बहुत ज़्यादा हाईली एजुकेटेड भी हैं। जैसे हमारे ऊना से हैं एक फार्मर, दोनों ब्रदर्स वो एक्चुअली काम करते हैं, दे आर MBAs और प्रोफेसर्स रह चुके हैं MBA कॉलेजेस में, अनिल राणा जी और अखिल राणा जी। तो उन्होंने भी अच्छी सक्सेस स्टोरी लिखी है, अपने लेवल पे उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए हैं और बहुत साइंटिफिकली वो अपना रिकॉर्ड रखते हैं। तो काफ़ी अच्छा लगता है उनसे भी मिलके कि वो ना सिर्फ हमारे ऊपर डिपेंडेंट है, वो अपने लेवल पे भी काफ़ी एक्सरसाइज करते हैं। फिर हमारे सोलन ज़िले में है एक करण जोशी जी, उन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया है और वो NRI भी हैं, तो उन्होंने भी अपने स्तर पर बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं वो फिशरीज़ में। हाँ जी, चलिए, बहुत अच्छी बातें आप हमारे दर्शकों से साझा कर रहे हैं। अपने दर्शकों से हम बताना चाहेंगे कि हमारा ये लाइव ऑन इन कार्यक्रम है और यदि आप प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत कुछ भी प्रश्न आप करना चाहते हैं या फिर इस फील्ड के बारे में कुछ भी मछली पालन के क्षेत्र में कोई भी आप प्रश्न पूछना चाहते हैं या आपके मन में कोई शंका है, तो आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। हमारे जो स्टूडियो का फ़ोन नंबर है वो है 28000177 और दूसरा नंबर है 28000178। आपके प्रश्नों का उत्तर चंचल मैडम आपके सामने बैठे हैं, ये आपके प्रश्नों का उत्तर ज़रूर देंगे। अब मैम मान लीजिए मुझे इस फील्ड में उतरना है, मैं बिल्कुल एक किसान की भाषा में बात करता हूँ जो नया इस फील्ड में आया है, मेरे पास ज़मीन भी बहुत कम है और मेरे पास लगभग 2-2.5-3 लाख रुपए की मान लीजिए मेरे पास जमा पूंजी है, मैं इस क्षेत्र में
लगाना चाहता हूँ, तो क्या ये 2-3 लाख रुपए से शुरू किया जा सकता है इस बिजनेस को? बिल्कुल आप कर सकते हैं इसको। जो आपकी बायोफ्लॉक तकनीक है वो 7.5 लाख रुपए से स्टार्ट हो जाती है, तो उसके ऊपर आपको 40% या 60% आपको अनुदान सहायता भी मिलेगी। अगर आपके पास इतना पैसा नहीं है, 2-2.5 लाख तो आप बहुत ज़्यादा बोल रहे हो जी। अगर आप मान लो कि मोटरसाइकिल भी हम देते हैं इस मत्स्य संपदा योजना में, जिसमें आइस बॉक्स रहता है। तो अगर आप सिर्फ बेचना चाहते हैं मछली को, आप पालन भी नहीं करना चाहते, तो 75,000 यानी कि 75,000 रुपये की इकाई लागत है, जिसमें से आपको 60 और 40% की रेशो में आपको वित्तीय सहायता मिलेगी, और बाकी आप 20-25 हज़ार रुपये की लागत से भी आप अपना मछली बेचने का भी कार्य घर घर जाके, जैसे कि होम डिलीवरी का कार्य आप शुरू कर सकते हो। तो ये भी एक बहुत अच्छा एक अपॉर्चुनिटी है कि ऐसा नहीं कि आप बहुत लाखों में आप इन्वेस्ट करें। वैसे हमारे दर्शक इस बात को अच्छी तरह से समझ रहे होंगे कि कोरोना काल में जिस तरह से आप देख रहे हैं कि लोग जिस तरह से ये पहले थोड़ा लोगों ने कहा कि जो प्राइवेट सेक्टर में थे उनकी नौकरियां चली गई है, तो ये एक अच्छा उनके लिए अच्छी फील्ड हो सकती है इसमें क्योंकि आपने कहा है कि इस तरह से मोटरसाइकिल लेने के लिए भी आपकी तरफ से उन्हें पैसा भी ऋण भी दिया जा रहा है, लेकिन उस ऋण के लेने के लिए किस तरह की कागजी कार्रवाई रहती है, थोड़ा सा उसके बारे में बताएंगे आप? इसमें मैंने जैसे पहले कहा, आपने अपने आईडी प्रूफ देने हैं, एप्लीकेशन फॉर्म भर के देना है। ये बिजनेस शुरू करना है तो बिल्कुल जी, जैसे आपने अगर मोटरसाइकिल या 3 व्हीलर लेना है तो उसके लिए कोई ज़मीन की तो ज़रूरत नहीं है, लेकिन वहाँ पर आपको एप्लीकेशन फॉर्म में अंडरटेकिंग देनी पड़ती है कि आप जो भी कार्य करेंगे, मान लो आप 3 व्हीलर चलाते हो आइस बॉक्स के साथ या फिर मोटरसाइकिल चलाते हो, तो आप वो मत्स्य संबंधी गतिविधियों के लिए ही प्रयोग करेंगे। इस तरह की अंडरटेकिंग्स हम लेते हैं ताकि ऐसा ना हो कि आगे जाके उसका मिसयूज़ हो। अच्छा, मान लीजिए किसी ने ये बिजनेस शुरू भी कर दिया है, मत्स्य पालन की योजना के तहत, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत उसने बिजनेस शुरू कर दिया है, ये अपने पॉन्ड भी बना लिए है, बायोफ्लॉक के तहत उसने शुरू कर दिया है और उसने कहीं से बीज भी ले लिया है, लेकिन इतना वो इस के अंदर अभी इतना माहिर नहीं है, और हमने देखा भी है, सुना भी है, सोशल मीडिया पे मैं कई बार देखता भी हूँ, वहाँ पर मछलियाँ वहाँ पर मर भी जाती हैं फिर, क्योंकि वहाँ पर कई बार क्या है कि ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। आम आदमी को नहीं पता है कि उसको ऑक्सीजन कैसी देनी है, क्या फीड देनी है, इसके बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को आप बताएं। जैसे मैंने पहले कहा कि हम अगर नई तकनीक ला रहे हैं, जैसे बायोफ्लॉक है, बिल्कुल न्यू टेक्निक है ये, तो हम इससे पहले जितने भी हम अपने फार्मर्स को आइडेंटिफाई कर लेंगे जिनको हमने वित्तीय सहायता देनी है, हम उनको एक प्रशिक्षण शिविर जरूर लगाएंगे, चाहे वो हमारे विद इन स्टेट प्रदेश में ही होगा या फिर हम उन्हें बाहर भी भेज सकते हैं इसके लिए प्रशिक्षण के लिए। तो बिना प्रशिक्षण के हम लोग तकनीक को फार्मर्स तक नहीं लेके जाएंगे। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई समस्या आनी चाहिए हमारे फार्मर्स को। अच्छा, इसमें और भी चीज़ रहती है कि इसमें जैसे वाटर की 3-4 तहें रहती है, ऊपरी सतह में, बीच की सतह और बिल्कुल निचली सतह। तो जो कई बार क्या होता है कि मछलियाँ, मैंने देखा है कि लोग ये भी कहते हैं कि अगर उसे प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलती है तो वो ऊपरी सतह पर आ जाती हैं, और यदि उन्हें प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलती है फिर वो 1 घंटे के अंदर वो मर जाती हैं। तो ऐसी दशा में किसानों को क्या करना चाहिए, मछली पालकों को? फिर यदि ऐसा लगता है कि मछलियाँ जो हैं वो ऊपरी स्तर पर आ रही हैं, मुंह खोल के सांस लेने की कोशिश कर रही हैं, उछल रही हैं, तो इसका मेन इंडिकेशन यही है कि उसमें जो ऑक्सीजन का स्तर है वो गिर गया है पानी में। तो सबसे पहले तो मछलियों उसमें फ्रेश वाटर ऐड करो, यानी कि ताज़ा पानी ऐड करो। अगर इमीडिएटली वो नहीं हो पाता है तुरंत कि आप पानी ऐड कर लो, तो आप उसको हिलाना शुरू कर दो, जैसे कि चाहे खुद ही उसमें तैरना शुरू कर दो या फिर लकड़ियों से, झाड़ियों से, डंडे से किसी से हिलाएंगे तो उससे भी उसमें थोड़ी ऑक्सीजन की मात्रा ऐड होती जाएगी। पर सबसे अच्छी रेमेडी है कि उसमें ताज़ा पानी जरूर डालें। फिर चलिए चंचल मैम, आपने बहुत अच्छी जानकारी हमारे दर्शकों से आज साझा की है। लगता है कि इसमें हम घंटों बात कर सकते हैं इस विषय के ऊपर, लेकिन हमारे पास समय अब हमें और इजाज़त नहीं दे रहा है। तो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के बारे में मुझे लगता है कि आज दर्शकों ने काफ़ी अच्छी जानकारी उन्हें मिलेगी और मिली भी होगी, और आपने इसका भरपूर फ़ायदा भी आप इसका उठाएंगे। तो फिलहाल कार्यक्रम में आज बस इतना ही, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन शिमला के हमारे अन्य कार्यक्रमों के साथ। नमस्कार।